चलो हम सॉल्यूशंस कर रहे थे भाई बहनों। ठीक है, क्या चीज हमने कर ली थी? हमने सॉल्यूशंस के बारे में हेनरी लॉ पढ़ लिया था। हेनरी लॉ क्या था? गैस और लिक्विड सॉल्यूशन का मिक्सचर था। ठीक है, मैं दोबारा से वापस रिपीट कर रहा हूँ। हेनरी लॉ था हमारा गैस और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। गैस और लिक्विड का था फॉर्मूला और इसका था फॉर्मूला P = KHX। ठीक है, उसके बाद हमने रॉड्स लॉ पढ़ा। रॉड्स लॉ में क्या बता रहा था? लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। एंड PT = PA + PP, ये हमने पढ़ा था। दो अलग अलग सॉल्यूशन थे जिसके अंदर हमने PA पढ़ा था P0A XA के बराबर और PB पढ़ा था हमने P0B XB के बराबर, राइट। और यहां से हमने एक और फॉर्मूला निकाला था P0A + P0B - P0A XB, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन कौन से थे? Which obey Rod's law over the entire range of concentration। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या थे? भेज दिया। ठीक है जी, हमने क्या किया था वहां पे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा था। और उसके बाद क्या था? नॉन आइडियल में दो चीजें हमने पढ़ी थी भाइयों बहनों। नॉन आइडियल में क्या चीज पढ़ा था? एक पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक नेगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था कि वेपर प्रेशर ओवरऑल जो था वो मेरा इंक्रीज हो रहा था। नेगेटिव डेविएशन में क्या था? वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज कर रहा था क्योंकि फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो थे वो स्ट्रांग हो गए थे, इजीली एस्केप आउट नहीं हो रहे थे। नॉन आइडियल सभी को क्लियर है, याद है ये? अब नॉन आइडियल के बाद हमने क्या पढ़ा था? एजियोट्रॉप्स पढ़े थे। एजियोट्रॉप्स क्या थे? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, दे आर द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन द वेपर फेज, है ना। मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, वाटर एंड अल्कोहल का एग्जांपल दिया था जिसमें 95% अल्कोहल थी और 5% वाटर था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उसे आप जितना मर्जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो मैक्सिमम हो सकता था वो था ये 95% और 5%, राइट। उसके बाद वो नहीं हो रहा था। अब दोनों को अलग अलग करना है तो वो तो अलग मेथड थे, मैंने आपको बताया था कि आप ढूंढ के लाना, बट मुझे लगता नहीं अपनी तरह ढूंढा होगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, बाद में कर लेंगे, आ जाएगा दोबारा से, टेंशन नहीं। ठीक है, तो 95% मेरा अल्कोहल था, 5% वाटर था। दे है मतलब अगर वो लिक्विड स्टेट में है सेम कंपोजिशन से रहेगा। अगर आप उसे बॉईल भी करोगे तो वेपर फेज में भी क्या होगा? सेम कंपोजिशन से वो आएगा। सेम कंपोजिशन लिक्विड में गैसियस वेपर फेज में क्या होगा? 95% मेरा अल्कोहल रहेगा और 5% क्या रहेगा? वाटर रहेगा। तो उन्हें हमने बोला था एजियोट्रॉप्स। क्लियर हुआ? दो टाइप के एजियोट्रॉप पढ़े थे हमने। एक था हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा क्या था हमारा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था वो कौन सा था? जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे थे। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सा था? जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे थे। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये हो गए हमारे एजियोट्रॉप्स। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके। उसके बाद हमने यहाँ इसके बाद क्या पढ़ा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आए थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? हाँ जी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है हमारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। फॉर्मूला था P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू W2 by M2 into M1 by W1। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है WB अपॉन MB into MA अपॉन WA। ठीक है जी, क्लियर है? इसके दो फॉर्मूले बताए थे तो वो वहां पे जाके देख लेना। अभी के लिए फिलहाल ये फॉर्मूला रखते हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। ठीक है, डेल्टा टीबी के बारे में बताया था लास्ट क्लास में। डेल्टा टीबी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। केबी क्या था मेरा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। और जो हमारा एम था वो मोलालिटी। इसको हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये मैंने सब आपको लास्ट क्लास में कराया है। ठीक है, मेनली न्यूमेरिकल पे ही फोकस कर रहा था मैं। समझ आ गई जी? किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पूरे जब भी तक जो हमने किया है किसी टॉपिक में है? नहीं है? सभी क्लियर है? ओके।
अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है जी। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जब क्या मैंने डेफिनेशन लिखवाया था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कोई भी चीज बॉइल कब करती है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कोई भी चीज कब बॉइल करेगी मेरी, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, तब वो चीज क्या करेगी मेरी, बॉइल करना शुरू कर देगी, राइट। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। इसका थ्योरी पार्ट जो था वो सारा मैंने आपको करा दिया था, रिलेशन मैंने आपको बता दिया। ओके, एक और चीज लिख लेंगे, केवी मतलब वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही बारी क्वेश्चन देखा, वो भी 16 मॉडल के स्कूल में पेपर में था। अरे एक चीज समझ नहीं है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक चीज बॉइल निकल रही है और उतनी चीज वहां से ऊपर प्रेशर भी आ रहा है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, दोनों बराबर है तो एस्केप आउट हो रही है। अदरवाइज क्या हो रहा था, कोई चीज नहीं उड़ेगी, मतलब वहां पे क्या कर रहा है वो पेपर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, जो सपोज करो अगर हम एक्सपेंशन करने लग जाए, मेरे पास फ्री वॉल्यूम हो, कोई भी चीज क्या करेगी, इजीली एस्केप आउट होगी, क्योंकि फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वीक है। मतलब वो क्राइटेरिया दे दिया कि यार अगर कोई चीज बॉइल कर रही है ना, तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, ज्यादा हो जाता है स्पिल आउट हो जाता है। तभी बताया था दूध वाला को भी, कि दूध का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से स्पिल आउट हो जाता है, राइट। प्रेशर बेसिकली अंदर से आ रहा है, हाँ, सरफेस से आता है। मैंने आपको नोट लिखवाया था कि जो वेपर प्रेशर है मतलब जो हमारा वहां से स्केप आउट होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो सरफेस से होते हैं, क्योंकि बीच वाला मॉलिक्यूल तो सारी जगह से पकड़ा हुआ है, सारी जगह मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, बट जो सरफेस वाला है वो नीचे की तरफ भी खींच रहे हैं, ऊपर वाला क्या है यहाँ से निकला और वो भाग गया ना। अब आप एक बड़ी सी क्लास में हो, कोई बीच में बच्चा बैठा, वो क्लास से बाहर भाग सकता है क्या? नहीं, बच्चे भी डिपेंड बहुत रेयर, एक्सट्रीम रेयर चांस है कि वो बीच में फंस जाएगा, है ना, मतलब वो बीच में है तो नहीं निकल पाएगा। बट अगर कोई बच्चा गेट के पास बैठा है बिल्कुल एक्सटर्नल उस पे, तो क्या चांसेस है उसके जाने की, चांसेस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सरफेस पे फिनोमेनन है, ओके। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने ये किया, केबी मेरा एक क्या था, कांस्टेंट था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है केबी, उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एम आर टी बी नॉट अपॉन 1000 into enthalpy of vaporization, ठीक है। केबी मेरा कांस्टेंट था तो उसका वो आ गया, एम जो है दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, molar mass of solute, R is the gas constant, TB naught is the boiling point of pure solvent, right, and delta H vaporization, that is enthalpy of vaporization. This is enthalpy of vaporization. Clear है? Enthalpy of vaporization. किसी को भी confusion है जिसमें? इसका स्क्वायर भी करना है, TB naught square और enthalpy of vaporization. Clear है? समझ आ गई? चलो आगे चलेंगे। 12.1 ग्राम्स पर मोल, केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया। चलिए जी आगे, चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। क्वेश्चन बड़े सिंपल आएंगे, जैसे लास्ट उसमें थे टॉपिक में, वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कौन सी चीज गिवन है ना। उसे बोलते क्या है, अब आपको केबी नहीं पता तो क्या करोगे, ठीक है, वो चीजें पता होनी चाहिए और आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डेल्टा टीपी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैरिटी था, मोलैरिटी को मैंने खोल लिया, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या होते हैं हमारे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। So this is the formula, delta TB is equal to KB into WB into 1000 upon MB into WA, खत्म, ठीक है जी, क्लियर है। तो चलिए जाके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। The boiling point of a solution containing
the boiling point of a solution containing 50 grams of a the boiling point of a solution containing 50 grams of a non-volatile solute containing 50 grams of a non-volatile solute in 1 kg of solvent is 0.5 degrees higher than that of the pure solvent. Higher than that of the pure solvent. Determine the molecular mass of the solute. Then 1 kg solvent के बाद में 1 kg of solvent is 0.5 degrees higher. 0.5 degrees higher than that of the pure solvent. Determine the molecular mass of the solute. ब्रैकेट में लिखिएगा molecular mass of solvent. 78 grams per mole. And Kb for solvent and Kb 78 grams per mole and Kb for solvent is 2.53 Kelvin kg per mole. इन्होंने कैसे दिया केल्विन पर km -1. ठीक है जी, क्लियर है. अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, उसने बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब WB दे दिया. D जो था वो किसके लिए था, सॉल्यूट के लिए. तो 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मेरा गिवन है. उसके बाद बोलता है उसने डिसॉल्व किया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. WA की वैल्यू होगी मेरे पास 1000 ग्राम. और देखो जब बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या था, डेल्टा TB, that is 0.5 greater than the pure solvent. तो अगर उसको डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 3 केल्विन पर मीटर है. मीटर नहीं है, मोलालिटी है. केजी पर मोल है ना, मोल पर केजी होता है मोलालिटी. अब वो इनवर्स में आ गया. अब देखो उसने बोला कि अगर मेरे पास TB है और TB नोट है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.5 डिग्री. ये बोला ना उसने क्वेश्चन में कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस इज 0.5 हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. तो इन दोनों की वैल्यू 0.5 है और यही किसके बराबर होता है, डेल्टा TB इसी के बराबर होता है. तो डेल्टा TB की डायरेक्ट उसने वैल्यू दे दी 0.5 डिग्री. राइट, क्लियर है. अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं. यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला. हमें क्या निकालना है, mb मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mb विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, kb into wb into 1000 अपॉन डेल्टा TB into WA. सब कुछ तो गिवन है. kb की वैल्यू गिवन है, wb की वैल्यू गिवन है 1000, डेल्टा TB की वैल्यू गिवन है, WA भी गिवन है. आंसर आ गया. क्या हो गया, 2.53 into WB 50 था, यहाँ पे 1000 आ गया, अपॉन में 0.5 आ गया into 1000. टू 253 ग्राम्स पर मोल. ये हरियाणा के बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं. हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं. टेंशन ना लो, ऐसे ही है क्वेश्चन. ठीक है जी. थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेटिव पार्ट है, वो थोड़ा सा करना है, बाकी सब सीधे समझ में आ जाएंगे. अभी तक टॉपिक मुश्किल लगा इसका नहीं, आपको तो वैसे नहीं लगता. हाँ वो पहले वाले में थी, इस वाले में आपको कैलकुलेशन इसमें नहीं है. सेकंड एक्सपेरिमेंट
अच्छा इसमें कोई नहीं देखने जो है मैंने करा दूंगा उससे बनता है सर, अब उससे पूछ रहे हो। नहीं अदरवाइज है ना, कोई टॉपिक मुश्किल नहीं है यहाँ पे, सब इजी है। मुश्किल है ठीक है ना, वो नहीं है ना कि यार बड़ा अरे सर इधर पूछो, अरे ये कैसे हैं आप इधर वाले सर इधर इधर अरे वो कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। हो गया जी, आंसर गलत नहीं आ रहा सर, सबका 253 आ रहा है, बुक में भी 253 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। On dissolving 3.24 grams of sulfur, on dissolving 3.24 grams of sulfur in 40 grams of benzene, in 40 grams of benzene, 3.24 grams of sulfur in 40 grams of benzene, boiling point of solution was 40 grams of benzene. Boiling point of solution was higher than that of benzene. Boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. 0.81 Kelvin. The molar elevation constant Kb for benzene is, molar elevation constant Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. What is the molecular formula of sulfur? What is the molecular formula of sulfur? What is molecular formula of sulfur? Atomic mass of sulfur 32. ठीक है जी, क्लियर है। देखो क्या बोला इसने, 3.24 grams of sulfur 40 grams of benzene में डिसॉल्व कर दिया, तो WA हो गया मेरा 40 grams, WB हो गया मेरा 3.24 grams। 3.24 ग्राम हो गया। Kb की वैल्यू गिवन है हमें, Kb की वैल्यू कितनी गिवन है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कम आएंगे, इसके बाद एक टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव में, वैसे से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बेंजीन हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 2.53 केल्विन केजी पर मोल हो गया, बट द मॉलिक्यूलर फार्मूला WMB निकालना है मुझे। ठीक है, तो डेल्टा टीबी क्या था उन्होंने गिवन है कि उसका जो टेम्परेचर था दैट इज इंक्रीज्ड बाय 0.81 डिग्री सी केल्विन। एक ही बात है, डिग्री सी करोगे और केल्विन करोगे तो बात तो एक ही आनी है। ठीक है, अगर वो डिफरेंस करोगे, सपोज करो वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सी पे और मैंने उसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया, वो 101 डिग्री सी पे बॉईल करने लगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि मुझे डेल्टा टीबी चाहिए। डेल्टा टीबी क्या आएगा, सॉल्यूशन माइनस प्योर वाला, तो क्या आएगा, एक ही आएगा, या 373, जैसे मर्जी करिए, एक ही बात है। ठीक है, डेल्टा टीबी चाहे 0 डिग्री मतलब केल्विन में आता है चाहे किसी में भी आता है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं भाइयों। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था, बोलो जरा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इनटू डब्ल्यूबी इनटू 1000 अपॉन एमबी इनटू केवी इनटू डब्ल्यूबी इनटू 1000 अपॉन एमबी इनटू डब्ल्यूए। क्लियर है, ये एमबी निकालना है यहाँ पे। MB will be equal to KB into WB into 1000 upon delta TB into WA। वैल्यूज पुट करते हैं, KB की वैल्यू दी हुई है 2.53, WB हमें कितना किया हुआ है 3.24 into 1000 upon delta TB कितना आ गया 0.81 into WA कितना है 40 ग्राम्स। हो जाएगा ये सॉल्व, यहाँ से डेसिमल हटा दो, ये वाला गया और ये वाला भी गया, तो 81 8 4 का कितना होता है 32, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से ये चला गया ये,
253 आ गया, फिर से 253 ग्राम्स पर मोल। सही है। अभी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उसने पूछा बड़े तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सल्फर, ये तो मॉलिक्यूलर मास आ गया। उसने पूछा फॉर्मूला, तो n निकालना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर का फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू Sn है सपोज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Sn विल बी इक्वल टू n इनटू सल्फर। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा था यहाँ पे 253 इक्वल टू n इनटू 32। n की वैल्यू क्या आ रही है 253 अपॉन 32। क्या आएगा ये सॉल्व करके, नियरली 8 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है सल्फर का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सल्फर S8। हाँ जी ठीक है जी, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन है जी, एनीबॉडी समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। चलो और क्वेश्चन करते हैं हम, देखता हूँ कोई और क्वेश्चन। एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, ये कर लेते हैं, वो करना जरूरी है। लिखिए जरा, 18 grams of glucose, 18 grams of glucose ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11 क्या है? सुक्रोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला बता। सेम ही है, हाँ सेम है। 16 grams of glucose, ये याद रखिएगा, C6H12O6। 18 grams, sorry, 18 grams of glucose C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water, is dissolved in 1 kg of water in a saucepan, in a saucepan. At what temperature will water boil? At what temperature will water boil under, will boil under 1.013 bar pressure? 1.013 bar pressure. Kb की वैल्यू गिवन है हमें 0.52 केल्विन kg पर मोल, 0.52 केल्विन kg पर मोल। अब देखो वैसे होता नहीं है, बट बहुत एक्सट्रीमली रेयर है कि आपको कुछ केबी की वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी, जैसे वाटर हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। एक बार हुआ था कि उन्होंने क्वेश्चन में केबी की वैल्यू नहीं दी, ठीक है, तो अब आप चले कुछ कर तो सकते नहीं, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन निकालिए, ट्राई करिए, एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, एक बार ट्राई करो, सिंपल सारी चीजें गिवन है। यहाँ पे डेल्टा टीवी आएगा, फोन नहीं चलाना। करो भाई, कैसा प्रेशर, तो कोई मतलब नहीं है। मैंने देखो आपको क्या बोला था, कोई चीज कब बॉइल करेगी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगी, और ये प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर 1 atm दिया हुआ है, 1 atm किसके बराबर होता है 1.013, तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। इस फॉर्मूला में कहीं प्रेशर यूज हुआ नहीं है, बाकी चीजें तो चाहिए हमें। उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह आपको वो दे दिया 1.013 बार दे दिया, कोई मतलब नहीं है इससे, किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यही सारी चीजें करनी है जो हमने यहाँ पे की, यहाँ पे बस हमें डेल्टा टी भी निकालना है। केबी की वैल्यू 0.53,
केल्विन केजी पर मोल। उसके बाद WB दिया हुआ है, WB की वैल्यू में कितनी दी हुई है यहाँ पे 18 ग्राम। WA की वैल्यू कितनी है 1 kg, 1000 ग्राम हो गया। डेल्टा डीबी मुझे निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमबी निकल जाएगा, C6H12O6 कितना आ रहा है 180। इसको याद कर लीजिएगा भाइयों बहनों। ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, बेंजीन हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, इनके याद रखिएगा क्योंकि जनरली यही चीजें पूछी जाती हैं। तो डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Kb इंटू WB इंटू 1000 अपॉन क्या होता है अपॉन में, वेरी गुड, MB होता है सर 0.05 वेरी गुड। यहाँ पे नीचे क्या आएगा 1000 आएगा, नहीं भाई WA आएगा। Kb की वैल्यू 0.53, रेशियो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 0.052 हाँ 180, WA कितना था 1000 ग्राम, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये दिस इज डेल्टा टीबी। क्या उसने पूछा सोल्यूशन का, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल। ठीक है, अब मेरे को ये सोल्यूशन जो है कितने पे बॉईल करेगा वो भी बताना है। डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है भाइयों बहनों, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू किसका था टीबी माइनस टीबी नॉट। देखो ध्यान रखिएगा एक चीज, वाटर 100 डिग्री पे बॉईल करता है। अगर आप कभी ये फॉर्मूला भूल भी जाओ, कंफ्यूजन हो जाए, तो आपको करना क्या है, हम बात कर रहे हैं एलिवेशन, है ना। तो वाटर क्या करेगा, अगर मेरा प्योर वाटर था वो 100 डिग्री सी पे है, अगर मैंने उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो उसका टेम्परेचर क्या होने वाला है, ऑब्वियसली इंक्रीज होएगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा था। तो हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का, तो ये कितना था डेल्टा टीबी 0.053 टीबी हमें निकालना है। और टीबी नॉट कितना होता है 373 केल्विन। ठीक है, कई बुक्स में हो सकता है 373.15 केल्विन की गिवन हो, तो वो लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो गिवन है तो लेना है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो 373 ले लीजिएगा। टीबी विल बी इक्वल टू यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 373.053 केल्विन। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, इसको सेल्सियस सेल्सियस में भी कर सकते हो, बट जनरली अगर हम देखो, सिंपल सी कहानी बताता हूँ सुनो। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, केल्विन केजी पर मोल लिया था, जो केबी की वैल्यू थी, तो जो डिफरेंस तो सेम ही आने वाला, बट हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द केल्विन। ठीक है सर, चलिए ठीक है भाई बहनों, समझ आ गया। चलो एक एचपी बोर्ड का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई एचपी बोर्ड का भी सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। अरे कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, calculate the molar elevation constant, molar elevation constant for water given that 0.2 molar 0.2 molar solution of non-volatile and non-electrolyte solute increases the boiling point of water, by 0.104 Kelvin. Clear है? अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। दिया हुआ है सब कुछ, दिया हुआ नहीं, तो अब क्या करें, नहीं होगा मतलब ये क्वेश्चन हो तो सकता ही है, कैसे करेंगे
वाओ, ऐसा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम लिखवाया था। 0 निकाल दिया। नहीं निकल जाएगा ये। कैसे निकलेगा? डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या है? 0.104 केल्विन। ठीक है, केबी की वैल्यू निकालनी है। एम की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 0.2। निकल जाएगा यहाँ से, डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा? मतलब ये हो जाएगा 1.04 अपॉन 2, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये आ गया केबी की वैल्यू, खत्म। इतना सा था। ये एचपी बोर्ड में क्वेश्चन आता था, अरे आप लोगों को भी नहीं आता था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके वाले तो कर लेंगे, सौखा ज्यादा ही आने से। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है भैया, डेल्टा टी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। सबसे पहले यही लिखवाया था ना, वही चीज है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे से ही क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आया था, उसमें क्या किया उन्होंने कि आपको पहले केबी निकालने को बोला। मतलब पहले क्वेश्चन समझना, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था। ठीक है, उन्होंने हमें ना 2 सोल्यूशन दे दिए। पहले सोल्यूशन में उसने उसका WB भी दे दिया, MB भी दे दिया, WA भी दे दिया और डेल्टा TP भी दे दिया। तो पहले क्वेश्चन में उसने बोला कि मुझे KB निकालो। ठीक है, और KB निकालने के बाद सेकंड एक और सोल्यूशन दिया, उसके अंदर क्योंकि सॉल्वेंट तो सेम है, सपोज करो मैंने, क्योंकि KB जो है वो किसकी है? सॉल्वेंट की है। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन दिया उसमें सॉल्वेंट की वैल्यू है KB फॉर वाटर, KB फॉर बेंजीन। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, केबी की वैल्यू, अगर मैंने एक सोल्यूशन सपोज करो एक वाटर का बनाया, वाटर प्लस शुगर का बनाया और एक वाटर और यूरिया का बना दिया, तो केबी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, केबी पहले वाले क्वेश्चन में केबी निकाला और इस केबी की निकाल के मेरे को डेल्टा टीबी निकालना था, और इस वाले सोल्यूशन में केबी की वैल्यू जो यहाँ से निकली थी वो मैंने पुट कर दी। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट इतना लेंथी, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर ऑफ द रेयर है कि पूछे जाएंगे। क्लियर है? मैं अपने टेस्ट में पूछ, ठीक है, क्लियर है? बता दिया मैंने आपको। केबी फर्स्ट वाले एग्जांपल्स में केबी निकालना और सेकंड वाले उसमें क्या करना है, हमें केबी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है? ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए अपना, व्हिच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर और न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। डिप्रेशन इन, अभी जो असाइनमेंट है ना थर्ड वाली, ये मोस्टली ऑलमोस्ट हो जाएगी आपकी, जाके ट्राई करें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, depression in freezing point temperature.
मेरे को मारने का ढूंढ रहा है, ठीक है देखने हाँ कुछ खतरनाक सा बदलाव होता नाम ही सोच रहा है लास्ट है। चलिए बोल रहा है तो इधर को लास्ट लो। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी ठीक है जी। डिप्रेशन करेंगे हम, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। देखो एक चीज तो सिंपल है, वो चीज हमें मालूम है कि यहाँ पे अगर मेरा प्योर सॉल्वेंट होएगा, अगर मैंने उसमें सल्यूट डाल दिया तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा था। ठीक है जी, दे दो। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो हमारा क्या हो रहा है भाई बहनों, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर जो था वो हमारा डिक्रीज हो रहा था। अभी उसके बाद क्या हुआ, अब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बताया, बॉइलिंग पॉइंट कब था, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज किसके बराबर होएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज नहीं है, सॉरी। ठीक है जी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज किसके बराबर हो जाएगा मेरा, सॉलिड फेज के बराबर। तब मेरी जो चीज है वो फ्रीज कर जाएगी। क्लियर है, एनसीईआरटी बुक किसी के पास अभी चला, दे देना। ओके अब ये जो हमने यहाँ पे बोला कि डिप्रेशन विद फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड। ठीक है, अब कहाँ पे यूज होता होगा, ये कब यूज होता होगा, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेशन कर दिया। आप लोगों ने वो देखे जो बर्फ की सिल्लियां आती हैं, वो पूरा दिन पड़ी रहती हैं और फिर भी पिघलती नहीं है, उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है। मतलब वैसे क्या होता है, आइस जो है वो 0 डिग्री सी पे बन जाती है, बट उसके अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटीज, नमक डाला होता है। ठीक है, तो वो फ्रीज करती है हमारी, हो सकता है -2 डिग्री -3 डिग्री सी पे। ठीक है, आप कभी भी किसी कोल्ड रीजन में जाते हो तो वहां पे बर्फ को जल्दी पिघलाने के लिए क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं। उससे क्या होएगा, उससे डिप्रेशन होएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन होएगा फ्रीजिंग पॉइंट का। देखो जल्दी को करना चाहिए हम रख किसी को पहाड़ पे गए हम, रास्ता बना हुआ है, रात को टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में हो जाता है, तो वो पानी बर्फ बन गया। एंड वी वांट कि ये यार मेरे, आप वहीं पे रहते हो, सपोज करो आपके घर के आगे बर्फ पड़ी है, तो आप क्या करोगे कि जल्दी से निकले यहाँ से, है ना। तो आप क्या करते, लोग क्या करते हैं, वहां पे नमक डाल देते हैं। नमक के डालने से क्या हुआ, सपोज करो दिन में टेम्परेचर 10 डिग्री तक गया, रात को तो फिर वो जमना ही है। अब 0 से 10 डिग्री में 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो वहां पे क्या होएगा, वो पानी अपनी एक स्पीड से पिघलेगा। अब सपोज करो आपने उसमें नमक डाल दिया, उसका डिप्रेशन, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -5 तक आ गया, -5 तक आ गया। अब वो -5 से लेके 10 डिग्री में कितने का डिफरेंस हुआ, 15 का। तो कौन से केस में बर्फ जल्दी पिघलेगी,
15 वाले में तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी मेरा सोल्यूशन बनता हुआ चली जाएगी और वहां से क्या होगा, अपना रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। सपोज करो रात को टेम्परेचर -3 या -4 डिग्री तक ही गया, -5 तक नहीं गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका वो पानी जो था, बर्फ जो थी, मतलब पानी बन भी गया तो वो क्या करेगा, दोबारा से नहीं जमेगा, क्योंकि -5 तक वो जाके जमना था, बट वो कितने में जमा, वहां पे टेम्परेचर कितना, -4 पे। तो वो जो है, जो हमारा रेट है वो क्या हो गया, पिघलने वाला फास्ट हो गया। इसी वजह से हमने यूज किया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैंने वहां पे क्या किया, सल्यूट डाल दिया, और फ्रीजिंग पॉइंट को मैंने क्या बोला, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड फेज के। ये डेफिनेशन है, इसमें समझा मैं कुछ नहीं सकता, है ना। बट आपको ये चीज समझ में है कि डिप्रेशन से फायदा क्या होने वाला है। मैंने नमक डाला वहां पे, इसकी वजह से डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में। तो तब बर्फ किसी लेवल कौन सी होगी? बाद में बताऊंगा, बर्फ की सीढ़ी वाला। बर्फ की सीढ़ी में कुछ अलग कंसेप्ट आ जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब उसे फ्रीज करते हैं ना, तो वो जल्दी फ्रीज हो जाती है, मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब वो ज्यादा देर तक। उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा दो। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट कम, मतलब बढ़ाना किस चीज में, वैसे वो फ्रीज करती है 0 डिग्री से नीचे ही, -2, -3, -4 पे, बट पिघलती क्यों नहीं। हाँ, इतना मतलब बच्चे बच कैसे जाते हैं? उसे हमने कवर किया होता है, किससे, बोरी से। और बोरी के अंदर क्या होता है, होल्स होते हैं, होल्स एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसी वजह से वो बची रहती है। आप ऐसे खुले में रखोगे तो वो जल्दी पिघल जाएगी, जो आपके घर वाली बर्फ है उससे जल्दी पिघल जाएगी, ठीक है, वैसे ही जल्दी पिघल जाएगी, बट उसे वो कवर करके रखते हैं। क्लियर। एंटी फ्रीज सोल्यूशन की हम रखते हैं। एंटी फ्रीज देखा है, जब आप सपोज करो आप ले जा रहे हो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल की नहीं है, डीजल की है, डीजल क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा -30, -20 में जाके। तो उस केस में क्या करते हैं, एंटी फ्रीज डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं पेट्रोल या डीजल के अंदर, जिसकी वजह से वो जमेगा नहीं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी गाड़ी सुबह सुबह स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो आपको हीटर वीटर लगा के ये सब करना पड़ेगा, ठीक है जी। नहीं तो आपको कुछ घंटों बाद, 2-3-4 घंटों बाद, 2-3 घंटे बाद फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, बार बार गाड़ी चाहे तो आपकी गाड़ी जो है गर्म हो। समझ आ गया। चलिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखिए, ये वाली चीज लिख लीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू when vapor pressure of liquid phase is equal to vapor pressure of solid phase, right? सॉलिड टू लिक्विड प्रेशर। हाँ, तभी तो वो फ्रीज कर गया ना। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा आपको, अभी मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, मतलब डेल्टा TF जो था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ये चीज समझ में आई। यहाँ पे हमने क्या किया, एक और नया कांस्टेंट डाल दिया KF, पहले वाले में TB KB था, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, KF डाल दिया। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड डेल्टा TF किसके बराबर होएगा, सॉल्यूशन माइनस, सॉरी प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, डेल्टा TB इज इक्वल टू PF नॉट माइनस TF, ठीक है जी। एंड KP क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें। चलो, इसका फॉर्मूला दोबारा से खोल लीजिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, दैट्स इट। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, खत्म। क्लियर है, ग्राफ भी देख लेते हैं इसका। ओके, ग्राफ में हमने ये किया, यहाँ पे वेपर प्रेशर लिया,
और यहाँ पे आ गया मेरा टेम्परेचर, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट पे ये हो गया टीएफ, यहाँ पे क्या हुआ टीएफ। अब एक चीज बताइए भाइयों बहनों, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा या सोल्यूशन का ज्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट का। ये क्या है टीएफ नोट, क्या मैंने बनाया, वेपर प्रेशर किसका है ज्यादा, प्योर सॉल्वेंट का। यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर किसका बनाया, सोल्यूशन का, विच इज लेस। क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने बना दिया सॉलिड स्टेट। यहाँ पे क्या है मेरा, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या रहेगा, इससे नीचे क्या रहेगा, ये लिक्विड फेज में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा सोल्यूशन। क्लियर हो गया। और यहाँ से जब पॉइंट बी पे पहुंचे हम लोग, ये हो गया मेरा लिक्विड स्टेट। पॉइंट्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ए बी सी। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, यहाँ पे ले लीजिए पॉइंट डी। ये किसके लिए हो गया, सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए हो गया, सोल्यूशन के लिए। और जहां पे टच कर रहा है इसे, ये पॉइंट हो गया मेरा, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी। बताता हूं, बना लो मैंने। चली जाएगी, समझाओ कुछ, बना लो इसे एक बार, फिर करते हैं। हाँ जी, बन गया। चलो अब सुन लो, समझ लो। यहाँ पे क्या था, वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर वाला पॉइंट क्लियर है सभी को। वेपर प्रेशर में मैंने क्या बोला, लिक्विड का मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा, राइट। अब दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे क्या हो रहा है कि मेरा जो सोल्यूशन था वो फ्रीज कर गया, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सॉलिड स्टेट में आ गया। जब दोनों का वेपर प्रेशर क्या था, किसके बराबर हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज किसके बराबर हो गया मेरा, सॉलिड फेज के बराबर। इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, पहले हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट पे ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, दिस इज द टेम्परेचर, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इस पॉइंट पे इन दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो गए भाइयों बहनों, सेम हो गए। तो इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे आके मेरा जो सॉल्वेंट था वो फ्रीज कर गया, समझ आया। यहाँ पे मेरा प्योर सॉल्वेंट था, जब उसका प्रेशर लिक्विड फेज का सॉलिड फेज के बराबर हो गया तो वो चीज फ्रीज कर गई एट पॉइंट बी, ठीक है जी। जैसे ज्यादा टेम्परेचर गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में रहेगा। सपोज कर लिया ये 0 डिग्री सी था, यहाँ पे मेरे दोनों चीजें हो रही है, लिक्विड स्टेट में भी है और गैसियस फेज में, सॉरी वेपर फेज, लिक्विड फेज में भी है और सॉलिड फेज में भी है। तो ये 0 डिग्री सी हुआ, 0 डिग्री सी से इधर की तरफ क्या जा रहा है मेरा टेम्परेचर। अगर 0 डिग्री सी से ऊपर जाओगे तो क्या होएगा, वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विड फेज में है, अगर आप उससे कम टेम्परेचर पे जाओगे तो वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड रहेगा, ठीक है जी। अब दूसरा आया मेरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, लिक्विड फेज है, बट इसका वेपर प्रेशर
क्या सॉलिड फेज के बराबर है? नहीं है। तो इसी वजह से ये कौन से वाला, ये वाला पूरा पार्ट क्या रहेगा, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई तक ये पूरा का पूरा क्या रहने वाला मेरा, हाँ जी, लिक्विड फेज में रहेगा। जैसे ही वो ई पॉइंट में पहुंचा वो क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसके इधर जाओगे तो ये वाला ई से लेके सी कौन सा फेज रहेगा मेरा, सॉलिड फेज रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी समझ रहे हो भाई, कि जब वेपर प्रेशर लिक्विड का सॉलिड के बराबर हो जाएगा तो वो चीज फ्रीज कर जाएगी। सॉलिड एग्जैक्टली से लेगा नहीं करेगा ना, जीरो हो जाएगा। तो फिर ये ग्राफ ऊपर की जा रहा है, वेपर प्रेशर नीचे होना चाहिए ना। इस पॉइंट पे आके, क्योंकि टेम्परेचर दो फैक्टर्स आ गए ना मेरे, मैंने वही बोला ना आपको, ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, 0 डिग्री सी पे आके उसका वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर तो अलग चीज है, कोई एक पर्टिकुलर चीज है वो फ्रीज कर रही है 0 डिग्री सी पे, ठीक है ना। जब वो 0 डिग्री, वाटर सिंपल से एग्जांपल है, वाटर 0 डिग्री सी पे पहुंचा वो फ्रीज कर गया, उसके बाद वो सॉलिड, मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज था वो सॉलिड में हो गया, समझ आया। तो ये वेपर प्रेशर, यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा 0 डिग्री सी पे, क्योंकि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया। जब मैंने सोल्यूशन डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या होएगा, कम होएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला पे तो नहीं होएगा, उसके पीछे कहीं आएगा वेपर प्रेशर, मतलब ऐसे करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। वो हो सकता है -2 भी हो, -3 भी हो, -10 भी हो, यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही वो -10 पे पहुंचा वो फ्रीज कर गया, तो उसका क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इक्वल टू सॉलिड फेज, वो चीज हो गई। जैसे मर्जी समझ लो आप इसे, चाहे आप टेम्परेचर वाली साइड से समझ लो, चाहे आप उसे वेपर प्रेशर वाली साइड से समझ लो। क्लियर है? टेम्परेचर ना गिरे, वेपर प्रेशर सेम होगा, तब भी तुमने, हाँ, अगर टेम्परेचर ड्रॉप ना हो, हाँ, वेपर प्रेशर सेम, वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज करोगे, सोल्यूशन तो पहले ही बना हुआ है। और फ्लूइड डाल, अरे कंडीशन है मेरे भाई, उसने बोला आपको कि अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ या बॉइलिंग पॉइंट तो आपने पहले भी पढ़ा था, बचपन में भी पढ़ा था। कभी ये वाली कहानी पढ़ी है आपने कि कोई चीज कब बॉइल कर रही है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर, है ना। तो उस चीज को हम रिलेट कर रहे हैं, समझ लो। वहां पे हमने कंडीशन दिया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इक्वल टू सॉलिड फेज, तब जाके उन चीजों को रिलेट करा रहे हैं, है ना। अब आपने ये डेफिनेशन में भी पढ़ी होगी गैस की, कि व्हिच हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन रूम टेम्परेचर, उसको भी गैस बोलते हैं। अ सब्सटेंस गैस है यहाँ पे, व्हिच हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन रूम टेम्परेचर। अब N2 गैस है, कहीं पे भी जाके हमारी क्या कर रही है, कहीं पे बॉइल कर रही होगी, कहीं पे जाके तो बॉइल कर रही है ना N2 गैस, बट वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस ही है ना। तो ये वाली डेफिनेशंस भी नहीं पढ़ी हमने, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास चैप्टर भी नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं। समझ आ गया? तो चलिए आगे करते हैं। इसमें KF की वैल्यू ले लीजिए, KF की वैल्यू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा MRTF नॉट होल स्क्वायर अपॉन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, M जो है दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट, क्योंकि KF की वैल्यू सॉल्वेंट के लिए हमने निकाली है। आर क्या था, गैस कांस्टेंट, M जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R is the gas constant, TF naught freezing point of pure solvent, and enthalpy of fusion. Enthalpy of fusion होता क्या था? तो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मेरा सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाएगा, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिशिंग वाला क्या था, फिशिंग वाला क्या था, ये कुछ सब
फिशन, अरे वो दूसरी चीज है मेरे भाई, फिशन एंड फ्यूजन। एंथैल्पी की अगर आप बात करोगे तो एंथैल्पी फ्यूजन, फ्यूजन जैसे आपने पढ़ा ना वेपराइजेशन, और एक पढ़ा था सब्लिमेशन, वैसे ही एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी होता है जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाएगा, जैसे आप मेल्टिंग बोलोगे। अब मेल्टिंग पॉइंट तो है नहीं ऐसा कुछ। चलिए यहाँ नहीं, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एंथैल्पी नहीं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही बोलता हूँ। ओके, क्योंकि देखो अरे प्रोसेस है यार, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, उस हमने इक्वेशंस किए थे एस लॉ वाली, जब इक्वेशन को प्रोसेस को उल्टा कर देते तो क्या होता था, एनर्जी तो सेम ही रहती थी, साइंस उल्टे होते थे, खत्म। ओके, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की कहानी समझ में आ गई कि वो क्या करेगा, उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। An aqueous solution of an organic compound, an aqueous solution of an organic compound, of an organic compound containing organic compound containing 0.6 grams of it, 0.6 grams of it dissolved in 21.7 grams of water, dissolved in 21.7 grams of water, freezes at 272.187 Kelvin, 272.187 Kelvin. If the value of Kf is 1.86 Kelvin kg per mole, if the value of Kf is 1.86 Kelvin kg per mole for water, which freezes at 273 Kelvin, for water which freezes at 273 Kelvin, calculate the molecular mass of organic compound. Calculate the molecular mass of organic compound. 21.7 gram of water. Sorry. 21.7 gram. 21.7 grams of water freezes at 272.187. 272.187 Kelvin. Okay. Again, if the value of Kf is 1.86 Kelvin kg per mole for water which freezes at 273 Kelvin, calculate the molecular mass of the organic compound. अब देखो यहाँ पे उसने WB दिया, हमें WB कितना गिवन है हमें 21.7 ग्राम्स, सॉरी ये WA गिवन है, WA गिवन है हमें 21.7 ग्राम्स, WB हमें गिवन है 0.6 ग्राम्स, 0.6 grams और freezes at TF given है हमें 273.187 Kelvin, 272 यार, ये पता नहीं कितना है, TF नॉट कितना था 273 Kelvin, राइट। KF की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 Kelvin kg per mole. Delta TF will be equal to क्या हो जाएगा TF minus TF naught, 273 minus 272.187 कितना आ रहा है
2.8 0.813 केल्विन, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था, केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू एफ, सॉरी वेट जैसे ना, डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यूए इंटू एमबी, राइट। वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे जरा, 0.813 इक्वल टू केएफ, केएफ की वैल्यू 1.83, सॉरी 1.86 केल्विन केजी पर मोल यूनिट रहने देते हैं, इनटू डब्ल्यूबी, डब्ल्यूबी हमें कितना दिया हुआ है 0.6 इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यूए कितना है 21.7 इनटू एमबी, so MB will be equal to 1.86 into 0.6 into 1000 upon 21.7 into 0.813, right? निकालिए जरा क्या आराम से। ऐसी कैलकुलेशन मन में तो नहीं होगी और आप के साले भी नहीं हो, है ना, कुछ ऐसे तो नहीं होता है, कर लेंगे ऑनलाइन वालों भाइयों, क्लियर हो रहा है? यस सर। इसका आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 63.26 आएगा ग्राम्स पर मोल। यस बोला, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं भाई। हाँ जी क्लियर है, हो जाएगा ये। इसके भी क्वेश्चन वैसे ही हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे ये 3.2। हाँ हाँ वेरी गुड, कैलकुलेट किया अभी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल भी है और 2015 के सीबीएसई के टेस्ट में भी आया था, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए पेपर में, आउटसाइड दिल्ली 2015, आउटसाइड दिल्ली है लिखो क्वेश्चन। 45 grams of ethylene glycol, 45 grams of ethylene glycol, बताता हूँ लिख तो सही। 45 grams of ethylene glycol, C2H6O2 mixed with 600 grams of water, mixed with 600 grams of water. Calculate A point लिखिए, the freezing point depression. Calculate A freezing point depression, freezing point depression, and B लिखिए freezing point of the solution, freezing point of solution. KF की वैल्यू दी हुई है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है जी। इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, C2H6O2 गिवन है, ठीक है, WB गिवन है, करेगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, FP डिप्रेशन लिख देगा।
चलिए देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमें 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ पे 45 ग्राम है हमारे पास, ठीक है, मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी ये WA हो गया और नीचे वाला हो गया WB, क्लियर है। उसके बाद वो बोलता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, केवी की वैल्यू भी गिवन है। अब TF डेल्टा TF हमें निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, KF की वैल्यू 1.86 दी हुई है, डेल्टा TF निकालना है, WB कितना गिवन है हमारा 45 ग्राम इनटू 1000 अपॉन WA 600 ग्राम है, और यहाँ पे MB आएगा, MP कितना आता है 62 grams per mole, C2H6O2 24 plus 6 plus 16 into 2 32, तो ये आ जाएगा 62 grams per mole, यहाँ पे ये आ गया। टू 2.25 डिग्री 2.25 केल्विन आ रहा है, ठीक है जी। डेल्टा TF कितना आ रहा है 2.25 केल्विन, ठीक है जी, क्लियर है। ये तो हो गया हमारा डिप्रेशन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये आ गया फर्स्ट। उसके बाद उसने बोला कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है। वी नो डेल्टा TF किसके बराबर था, TF नॉट माइनस TF, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 2.25 केल्विन, यहाँ पे TF नॉट वाटर कितने पे फ्रीज करता है 273 केल्विन माइनस TF, सो TF हमें निकालना है 273 माइनस 2.2F, तो ये आ जाएगा 270.75 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 270.75 केल्विन, क्लियर है। थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन करने हैं, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे के सारे, ठीक है। या तो मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा या डिप्रेशन निकालना होगा, कभी कभी हो सकता है सॉल्यूट में बोल दे के सॉल्यूट की मास बता दो कितने में डिसॉल्व करना है, कितने में सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन okay, देखिए मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एट मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर at 273 Kelvin, molar enthalpy of fusion of water at 273 Kelvin is 6.0246 kilojoule per mole. Calculate molar depression constant for water. Calculate molar depression constant of water. Molar depression constant for water. ठीक है जी, कैसे होएगा ये वाला रिमाइंड जो क्वेश्चन था, केबी का फॉर्मूला क्या था, केएफ का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने किया MRTF नॉट होल स्क्वायर अपॉन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्लियर है। केएफ की वैल्यू निकालनी है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, एम की वैल्यू 18 गिवन है, आर की वैल्यू कितनी होगी 8.314। देखो कब यूज करना है, जब भी एनर्जी की टर्म्स, यहाँ पे एनर्जी आ गया एंथैल्पी इज एनर्जी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314
जूल पर केल्विन पर मोल। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 273 केल्विन। वेरी गुड। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन है हमें, कितनी गिवन है? जूल में, किलो जूल में? किलो जूल है, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ जूल में, क्योंकि आर की वैल्यू किस में है? जूल्स में है, तो इसको भी जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और केएफ की वैल्यू हम यहां से निकाल देंगे। ठीक है जी, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो ये मैंने बताया था कि आ जाता है, पढ़ लो इसे। हो गया जी, हो जाएगा इसका, और इसका आंसर आएगा 1.85। अब सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अब एक चीज यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आप लिखोगे, यहाँ पे वाटर का कितना आएगा? 18 नहीं आएगा सर, केजीज में लिखते हैं हम, वैसे एक चीज का ध्यान रखना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? KB KF will be equal to 0.018। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसे केजी में लेके आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब हम बात कर रहे थे केल्विन केजी पर मोल, केबी की वैल्यू आ रही थी केजी में, तो इसीलिए यहाँ पे ये रहेगा। एम की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 273 इंटू 273 अपॉन में क्या आ जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 6024.6 आंसर आ जाएगा, एंड आंसर विल बी 1.85 केल्विन केजी पर मोल। फाइन, वही वो बुक में आंसर दिया हुआ है, उन्होंने एग्जैक्ट दिया हुआ, मैंने एग्जैक्ट लिख दिया, मैंने उनसे कैलकुलेशन किया है। ठीक है जी, क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, और इससे नया और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम इसके, देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद बस दो टॉपिक बचते हैं हमारे, एक एब्नॉर्मल मोलर मासेस और एक मोल टॉपिक, वो हम एब्नॉर्मल मोलर मासेस में खत्म कर देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक बार ये खत्म करते हैं, फिर मैं एक एक करके असाइनमेंट्स भी आपकी सारी डिस्कस कर दूँ। ठीक है, मैंने आपको असाइनमेंट दी है जो अभी अपने ग्रुप में डाल दी। ठीक है, वो आप एक बार सॉल्व करिएगा अपने एंड पे बैठ के, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आप कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फोर्थ असाइनमेंट दूंगा जिसके अंदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हैं। क्लियर है? तो बस बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक मिनट बेटा।